नेपाल को नेहरू जी ने क्यों नहीं बनने दिया भारत का हिस्सा। दोस्तों, नेपाल हमेशा से ही एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, इसलिए नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। लेकिन 20 सितंबर को संविधान लागू होने की खुशी में इस दिन को नेपाल में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र रहने वाला एकमात्र राष्ट्र था, लेकिन ये बात हमेशा से दिलचस्प रही है कि इतने सालों से करीब रहते हुए भी नेपाल भारत का हिस्सा कभी क्यों नहीं बना। क्या है इस देश का इतिहास जिसकी वजह से इसे किसी और देश का गुलाम नहीं बनना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे उस सबूत के बारे में जिसमें साफ अक्षरों में नेपाल और भारत की दूरी की वजह लिखी है। द प्रेसिडेंशियल ईयर प्रणब मुखर्जी। दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी द प्रेसिडेंशियल ईयर खूब चर्चा में है। इस किताब में प्रणब दा ने कांग्रेस को लेकर कई खुलासे किए हैं, लेकिन इस किताब के मुताबिक अब जो हम आपको बताएंगे उससे जानकर आपको कांग्रेस की काफी सारी नीतियों को पता चलेगा। अपनी किताब में प्रणब दा ने खुलासा किया है कि आजादी के बाद नेहरू जी ने नेपाल के भारत में मिलाने के ऑफर को ठुकराया। इस किताब में दावा किया गया कि नेपाल ने तत्कालीन राजा त्रिभुवन और विक्रम शाह ने नेहरू को ऑफर दिया था कि नेपाल को भी भारत का एक प्रांत बना दे, लेकिन नेहरू जी ने इसको ठुकराया। इस किताब के चैप्टर 11 की हेडिंग है मेरे प्रधानमंत्री। अलग अलग स्टाइल, अलग अलग मिजाज। इसमें उन्होंने लिखा है कि अलग तब जवाहरलाल नेहरू जी की जगह पर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती तो वो इस मौके को कभी नहीं छोड़ती। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम के मामले में भी कुछ ऐसा ही किया था। हिस्ट्री ऑफ नेपाल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नेपाल और भारत के बीच में कितनी समानताएं हैं, पर नेपाल और भारत इतने पास रहते हुए भी अलग अलग देश कैसे हैं। नेपाल भारत से कैसे और कब आजाद हुआ, इसे समझने के लिए चलिए समझते हैं नेपाल के इतिहास के बारे में। नेपाल एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा और कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना। लेकिन इस देश के साथ ही शुरू से नेपाल की राजनीति पर भारत का प्रभाव रहा है। कहा जाता है कि हिमालय के क्षेत्र में इंसानों का आना 10वीं सदी से शुरू हुआ। उस समय से ही हिंदू आर्यन जाति ने नेपाल और काठमांडू में प्रवेश करना शुरू कर दिया। करीब 11वीं सदी में नेपाल ने राज्यों का निर्माण शुरू किया। पुराने जमाने में बागडोर, गुप्तवंश, सोमवंश और सूर्यवंश जैसे भारतीय साम्राज्यों के हाथ में रही। लिच्छवी वंश काल नेपाल के लिए कला, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था के हिसाब से सुनहरा दौर रहा। उस समय पूरा नेपाल संस्कृत भाषा में लिखता और बोलता था। यहाँ तक कि वहाँ के राजा भी इस बात से तय होते थे कि वे कितने विद्वान और संस्कृत के ज्ञानी हैं। 13वीं सदी की शुरुआत से ही लिच्छवी वंश का राज्य खत्म हो गया और वहाँ मल राजाओं का आगमन हो गया। इस समय में नेपाल तनहू, काठमांडू, गोरखा, मकावनपुर जैसे हिस्सों में बट गया और इन सब के बावजूद नेपाल की राजनीति पर गोरखा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा था। गोरखा बड़े बहादुर और शातिर होते हैं और अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, इसलिए इनके राज्यों में नेपाल के लोग बड़े खुश थे। उस समय की पादरी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और सारी दुनिया में ईसाई धर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो वक्त था जब भारत में ब्रिटिश राज आ चुका था और ब्रिटिशर्स नेपाल को भी कब्जे में लेना चाह रहे थे और इसी वजह से ब्रिटिशर्स और नेपाल में दुश्मनी हो गई। 1814 से लेकर 1816 तक के बीच में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच भयंकर लड़ाई हुई। नेपाल हार जरूर गया पर गुलाम नहीं बना, बल्कि ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ब्रिटिश के अधीन भारत के हिस्से में नेपाल का कुछ भाग आ गया। वही हिस्सा आज भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में तब्दील हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ब्रिटेन ने नेपाल को सुरक्षा देने की बात कही और इसके साथ ही उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र भी मानने के लिए हामी भरी। कुछ इस तरह नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू ने नेपाल के साथ काफी राजनयिक रह के व्यवहार किया। वो लिखते हैं कि नेपाल में राजाओं के शासन का राजतंत्र से स्थानांतरित किया गया। नेहरू चाहते थे कि वहाँ पर भी लोकतंत्र हो। नेहरू का कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे ऐसा बना रहना देना चाहिए। इसलिए उन्होंने राजा वीर विक्रम शाह के ऑफर को ठुकराया और नेपाल भारत का हिस्सा नहीं बना। चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे नेहरू। आइए इस खबर की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि वास्तव में बात क्या है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नेहरू मानते थे कि नेपाल के साथ करीबी संबंध रखना चाहते हैं वो, पर चीन को भी नाराज नहीं करना चाहते। उनको डर था कि अगर नेपाल का विलय भारत में कर दिया तो चीन भड़क जाएगा। बताया जाता है उस वक्त नेहरू जी ने चीन के साथ संबंध बेहतर कर रखे थे, इसलिए नेहरू जी ने नेपाल को भारत के साथ मिलाना सही नहीं समझा। अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो क्या होता? अगर नेपाल भारत का हिस्सा बन जाता तो भारत की तस्वीर कैसी होती? क्योंकि नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ के हसीन नजारे हर किसी को मोह लेते हैं और साथ ही नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश भी है। आपको बता दूं कि यहाँ 121 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जिन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति बहुत ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज एक दूसरे से बड़े मेल खाते हैं। अगर भगवान राम भारत के हैं तो माना जाता है राजा जनक और सीता नेपाल के। अगर महात्मा बुद्ध को ज्ञान और मृत्यु की प्राप्ति भारत में हुई तो उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। भारत में लाखों नेपाली रोजी रोटी कमा रहे हैं। यही वजह है कि साथ ही कई भारतीय भी नेपाल में रह रहे हैं। दोनों देशों में हिंदी बोली जाती है। काशी का विश्वनाथ मंदिर या काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों देश
देशों की एकता को दिखाता है। अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो इसके कारण भारत को जो कूटनीतिक मदद मिलती है उसका कारण नेपाल की सीमा होती, क्योंकि नेपाल की सीमा 3 तरफ से भारत से जुड़ी है और एक तरफ से तिब्बत की सीमा लगती है, जिससे चीन के बढ़ते असर पर नियंत्रण करना आसान होता है। हालांकि नेपाल को हम भारत का ही हिस्सा मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वहां जाने के लिए हमें किसी का भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और दोनों देश मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से भरे टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।